मंत्री तेज बहादुर सिंह जी, सह मंत्री राजेश कुमार पांडे जी, सह मंत्री पुस्तकालय विजय शंकर राय जी, कोषाध्यक्ष सोमनाथ सिंह जी, धनंजय कुमार पांडे जी, प्रेम प्रकाश चौहान जी, पंकज श्रीवास्तव जी, विवेकानंद तिवारी जी, बाल मुकुंद सिंह जी, जयप्रकाश भारती जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद बार के पूर्व अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी, श्री राजेंद्र राय जी, हरिद्वार राय जी, प्रमोद कुमार सिंह जी, संजय सिंह जी, धनंजय सिंह जी, रितेश श्रीवास्तव जी, अजित कुमार श्रीवास्तव जी, शिव नारायण राय जी, राजेश पांडे जी, सुभाष सिंह जी, उदय प्रताप राय जी, अभिमन्यु राय जी, संचालन कर रहे अतुल राय जी, पीएन सिंह जी, सुधाकर राय जी, संतोष राजभर जी, सदस्य जिला पंचायत देवेश राय जी, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता, बनारस से चलकर आए रायतला बार के पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी व समस्त बुजुर्ग वरिष्ठ अधिवक्तागण, वर्तमान विद्वान अधिवक्ता साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। आज अधिवक्ता भवन जो मऊ के सर्वप्रथम विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पद्मनाथ सिंह जी के उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अधिवक्ता शब्द कहने पर 2019 के पहले मेरे मन में जो एक विचार आता था तो काला कोट पहने हुए एक व्यक्ति का विचार केवल आता था कि काला कोट पहना हुआ एक व्यक्ति सुबह जाता है कचहरी और शाम में वापस आ जाता है। लेकिन जीवन के इन पिछले 6 वर्षों में जो समय मेरा गुजरा उसमें अधिवक्ता का मतलब जो मुझे समझ में आया, एक आम इंसान जिसकी तमाम उम्मीदें जब खत्म हो जाती हैं तो वही जो काला कोट पहन के अधिवक्ता नजर आया, उसी ने मेरे जीवन को बचाने का कार्य किया। किसी ने कहा है कि अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि न्यायालय उसकी नींव है और अधिवक्ता उसको सींचने का कार्य करता है। मेरे साथियों, जिस तरह के परिवेश में मेरा पिछला 6 वर्ष गुजरा और जिस तरह की साजिश विरोधियों ने किया मेरे साथ और जिस तरह का सेक्शन जो केस में मेरे लगा था आईपीसी की 376, इसमें समय के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एक विधि व्यवस्था दे दी थी कि एक वर्जन उनका आ गया था कि हिंदुस्तान की नारी अपने चरित्र का नुमाइश करके किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी और इसमें वादी या पीड़ित का जो बयान था वही पर्याप्त था अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए। बाद में समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन हुए। जस्टिस अशोक भूषण ने इसमें परिवर्तित करते हुए कहा कि केवल बयान पर्याप्त नहीं है, बयान के साथ साक्ष्यों की तारतम्यता भी होनी चाहिए। मुझे खूब अच्छे से याद है कि 2020 के सितंबर में यह वर्जन आया था अशोक भूषण जी का और हिंदुस्तान अखबार उठाकर मैं पढ़ रहा था, उसमें यह बातें आई थी। जितना मेरे अधिवक्ता साथियों ने मेरा साथ दिया उतना ही मैंने भी प्रयास किया कि कहां से, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का भार आपके ऊपर आ जाता है। इसमें प्रोसिक्यूशन पे उतना भार नहीं रहता है जो मैं देख रहा हूं तमाम फैसले कोर्ट के, बाकी हाई कोर्ट के और ऊपर के भी न्यायालयों के। इसमें जांच के दौरान तमाम ऐसे साक्ष्य मुझे मिले जेल जाने के बाद कि जिसकी पुलिस ने अपने विवेचना में उन चीजों को शामिल नहीं किया था। एक ऑडियो आपको सुनाता हूं क्योंकि सभी लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और केवल अपने केस से रिलेटेड कि कैसे उस केस को जीता गया उस पर प्रकाश डालूंगा 5 मिनट के अंदर। एक ऑडियो सुनिए आप।
थे यूपी कॉलेज में। उसी समय हमारा इनका मुलाकात हुआ जी, ठीक है जी। उसी समय हमारा इनसे मुलाकात हुआ, ये हमसे मिले जुले, मिलना जुलना चालू हुआ, फिर हम लोगों का मिलना जुलना चालू था। लेकिन अब ये जो है हमें रूम पे बुलवाए और हमारे साथ इन्होंने ये काम किया। तो ठीक है ना, बताया कि हमारे पास वीडियो है, और हमारे पास वीडियो है, अगर कहोगे तो हम उसको वायरल कर देंगे। उसी के मरवा देंगे तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हें, तुम्हारे माँ को मरवा देंगे। हम इसी वजह से हम कुछ कर नहीं रहे थे। हमारे साथ ये बार बार करते थे, और जब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो इलाज के लिए पैसा देते थे, ये वीडियो का धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, इस तरह से नहीं झेल पाऊंगी, तो समाज के सामने मैं आ गई। ठीक है ना, इन चीजों को सही चलाऊंगी, ऐसे तो जिंदगी करने वाली है नहीं, सही करने वाली है। ठीक है, आपको अपना प्रारूप तो सही है, ठीक है, और हम भेजेंगे, जो आपको लगेगा फिर उसमें करेक्शन कर लिया जाएगा, वही टाइप करवा के अपना और अपना दस्तखत करके वहीं दे दीजिएगा, 4-5 प्रतिलिपि लिख लीजिएगा, समझ रहे ना। हाँ, और किसके नाम से होगा ये सब हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक। यह बातें दो लोगों के दरमियान हो रही है। एक जो कह रहा है कि मैं लिख के भेजूंगा, यह एक सजा याफ्ता अपराधी था, उम्र कैद की सजा काट रहा था हत्या के मुकदमे में, और दूसरा इस केस का साक्षी था, एकमात्र साक्षी जो था वो था, जो अब एफआईआर की प्लानिंग हो रही है। सीडीआर में यह बातें 30 अप्रैल की हैं, 1 मई को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, 30 अप्रैल को ये बातें हुई हैं। इस तरह की 500 रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। हमारे पास जब रिकॉर्डिंग्स आई तो मुझे नहीं समझ में आया कि इसको किस तरह से विवेचना का पार्ट बनाया जाए। 173 सीआरपीसी के तहत हमने एक प्रत्यावेदन दिया एसएसपी महोदय के यहां अपने पिताजी की तरफ से, उस पर जांच कराई गई। जांच कराने के बाद वो हंगामा करने लगे कि अगर इन चीजों को शामिल किया गया और इसके बाद अग्रिम विवेचना की गई तो हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे। हम इन तथ्यों को लेके ऑनरेबल हाईकोर्ट गए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम ने इस पर अपना कंक्लूजन दिया कि द एविडेंस in 173 the authenticity and the genuineness of the evidence collected in 173 CRPC will be decided by trial court. पुलिस ने कोई मदद नहीं की, प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। हमारे अधिवक्ता साथियों ने इसकी राय दी कि इसको हम हाईकोर्ट में देके इसको पार्ट ऑफ ट्रायल बनवाते हैं। जब यह पार्ट ऑफ ट्रायल हो गया, ये सारी इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग, 500 रिकॉर्डिंग, उसने कहा कि हम लिखकर भेजते हैं। यह एफआईआर की तहरीर लिखकर जेल से भेजी गई, जेल से, और इस पर कथित पीड़िता का हस्ताक्षर भी खुद ही बना दिया उसने। मुझे यह साबित करना था कि यह हस्ताक्षर किसका है, यह हैंडराइटिंग किसकी है। मैं जेल में था, मैंने सोचा कि मैं कहां लिखता पढ़ता हूं जिससे साबित होगी कि यह मेरी हैंडराइटिंग है। फिर मुझे विचार आया कि मैं कोर्ट में जाता हूं, जज के सामने रिमांड शीट पर साइन किया जाता है। मैंने वो अभियुक्त जहां जाता था वहां से उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई और दोनों का एफएसएल मैचिंग कराई, और दोनों का आ गया कि द ऑथर इज सेम इन बोथ द पेपर्स। जब यह बातें आ गई, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया कि रिकॉर्डिंग्स मिल गई, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आ गया कि एफआईआर की तहरीर मिल गई, वो भी किसकी हैंडराइटिंग है, और साइंटिफिक एविडेंस आ गया कि इनकी एफएसएल की मैचिंग आ गई। और इन तथ्यों के बाद हमारे केस का फैसला आया, और यह फैसला हमारा बेनिफिट ऑफ डाउट पे नहीं है, संदेह का लाभ देकर नहीं छोड़ा गया मुझे। ऑनरेबल कोर्ट ने यह अपने फैसले में यह लिखा है कि यह मुकदमा पूरी सोची समझी साजिश व षड्यंत्र के तहत अभियुक्त अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया गया था। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जेल में मैं था, तड़प रहा था। कोरोना का जब समय आया, हरिद्वार चाचा की चिट्ठी मिली कि मऊ सदर अस्पताल में व्हील चेयर नहीं है। मैंने गोपाल जी से न केवल व्हील चेयर के साथ स्ट्रेचर
और बाकी भी जो व्यवस्थाएं थी जो सीएमएस ने कहा सारी की सारी करवाई गई। और यह सब सांसद निधि से नहीं हुई थी, क्योंकि सांसद निधि तो थी ही नहीं, उस वक्त 1.5 साल की सांसद निधि रोक दी गई थी, या व्यक्तिगत मत से हुआ था। और वह केवल नहीं हुआ था, अमरेंद्र चाचा आपको बताना चाहूंगा, मुझे दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता है। पूरे घोसी लोकसभा की 5 विधानसभा की हर एक ग्राम सभा, हर एक कस्बा, हर एक नगर पंचायत, हर जगह हमने पैरामेडिकल स्टाफ, मोबाइल हॉस्पिटल और मोबाइल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी मेडिसिन किट थी, एजिथ्रोमाइसिन, लिम्सी और भी जो थी, अब भूल रहा हूं मैं, उन सबसे लैस पर एक एम्बुलेंस से 1,000 का हम मेडिसिन किट और ये सारी चीजें रख के मेरा पैरामेडिकल स्टाफ निकलता था। और 864 ग्राम सभाएं पूरी लोकसभा में, और 864 ग्राम सभा के अंतर्गत 80,000 लोगों को डाटा बेस्ड हमने कोविड किट फ्री की उपलब्ध करानी सुनियोजित की। तमाम जगहों पर इस तरह की स्थिति हो गई थी कि हमारा साथी जो बीमार था उसकी पल्स ऑक्सीजन का जो रेट है, SpO2 जो मापक होती है, उसकी घटकर 50 से भी नीचे आ गई थी। हमारे साथी ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन दिया। उनका बढ़कर जब SpO2 लेवल 90 के ऊपर पहुंचा तो उनको बगल के अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। जिस वक्त एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था, मऊ सीएमओ को हमने अपने निजी मद से, अपने व्यक्तिगत पैसे से 200 मेगा जंबो सिलेंडर मंगा के करने का काम किया। मैं परेशान था क्योंकि हाथ पैर जकड़े हुए थे, एक चारदीवारी के अंदर रहना था, संवाद का माध्यम नहीं था कि किस तरीके से वो लोगों तक पहुंच पाऊं। टेलीमेडिसिन के जरिए 10 डॉक्टरों का पैनल बनाया, सुबह 8 से रात के 8 तक, 1.5 घंटे तक सबकी उपलब्धता थी। पैरामेडिकल स्टाफ जाता था, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जांचना, इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेम्परेचर जांचना, उसके बाद फोन कॉल पे जो भी डॉक्टर उपलब्ध रहते थे उनसे राय भी करके वहां पे दवाएं उपलब्ध कराई गई। इस तहसील के हरिद्वार चाचा ने तो केवल मऊ कचहरी की बात की थी, सदर के लिए कुछ नहीं मांगा था और कहीं के लिए कुछ बाकी दूसरी तहसीलों। लेकिन मेरी अपनी एक सोच थी कि जब मैं जाऊं, जब भी छूट कर जाऊं, जब भी मऊ जाऊं और जब भी आप सभी के बीच में आऊं, तो कम से कम आपकी आंखों से आंख मिलाने में मुझे शर्म ना आए कि मैंने यहां के लिए कुछ नहीं किया। ये मेरी अपनी सोच थी कि सारी तहसीलों में यहां पर भवन बनकर तैयार है, आज उद्घाटन भी हो गया। घोसी की भी स्थिति यही है, मोहनदाबाद गोहना की भी यही स्थिति है, रसड़ा में भी बनकर तैयार हो रहा है। आपके मधुबन में कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाई, वहां पर नहीं बन पाया, नहीं तो बाकी चारों तहसील और मऊ कचहरी में वहां के लिए और बड़ा मैंने दिया था। मैंने 45 लाख 50 लाख रुपए कहे थे देने के लिए कि भवन बन जाए जिस तरीके से हो पाए। लेकिन जो भी तकनीकी दिक्कत आई जिससे भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाई, तो जो सोलर प्लांट के लिए जो भी अपने पास प्रस्ताव आया उसको मैंने कार्य कराने का काम किया। मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत समय न लेते हुए आप इतना समझिएगा कि मुझे नहीं पता भविष्य में कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, यहाँ की दोबारी नुमाइंदगी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, पद पर रहूं न रहूं, जो सम्मान आपने रख दिया, देश के प्रधानमंत्री ने यहां आकर मुझे बलात्कारी कह के संबोधित किया था, मुझे वो संबोधन उनका नहीं भूलता है, जबकि मेरे पे विवेचना चल रही थी, तो जुडिशियल मामला था, देश का प्रधानमंत्री मुझे बलात्कारी कह के गया, लेकिन यहाँ की जनता ने जो सम्मान किया उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरा सर्वसमर्पण है आपको।